कमीशन हर कदम पर केवल और केवल झूठ बोल रहा है। हमारे पास सारी इसकी चिंता न करें, सब टेक्निकल चीजें, सब लीगल चीजें हमारे पास है। मैंने कहा घुटनों पर, तो आप देखना जैसे मोदी किसानों के सामने घुटनों पर आया था, इलेक्शन कमीशन भी आपके सामने घुटनों पर आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। ये चुनाव किसके लिए? जनता के लिए। अगर सारी जनता बोलती है कि हमें इस पे नहीं चाहिए कानून, नियम बन जाएगा। अगर कानून नहीं है तो इमीडिएट बनेगा। इसलिए इलेक्शन ऑफिस को हम लोगों को कम से कम 1 से 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली में घेराव करना है। क्या होगा? लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगा, गोली चलेगी, चलने दीजिए। हर जमीन जो सरकारी है वो बेची जा रही है, जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं। आने वाले समय में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ काम कर सको। सिर्फ और सिर्फ मजदूरी और गुलामी करने के लिए ही आप रह जाएंगे। हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं आप, अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। साथियों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम जहां पर आज बैठे हैं, बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं भी है। ये जो जगह है, इस जगह पर ही पूज्य बाबा साहब की अस्थियां भी रखी नीचे बगियार में। और ये वो जगह है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से खरीद कर शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से समाज को वो जगह दी। आज हम उस जगह पर ये मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले पूज्य बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करके, और फिर उसके बाद में भिक्षु संघ त्रिशरण और पंचशील हमें कहेंगे। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो दो बहुत विद्वान साथी हैं, मैं चाहूंगा कि वो यहां आके बाबा साहब के फोटो पर माला चढ़ाएं, और वो माला हम सभी की तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि हम सब जो है उसमें लगे और एक बार मैं भी तू भी, दोनों की ही तरफ से वो होगा। मैं चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र यादव साहब, जो एमआईटी में साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनके गुरु रहे हैं, और एमआईटी में एस्ट्रोनॉट जो हैं वो उसके साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के, वो आए। और साथ में हमारे साथ बीच में बरेली से आए हुए श्री वसीम साहब, जो बहुत ही हमारे एक्टिव साथी हैं, वो भी आए। तो आप दोनों आके बाबा साहब के चित्र पर माला चढ़ाएं। कि हमने 2019 में जो आंदोलन किया ईवीएम के खिलाफ, हमने उसमें 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हमने जिसमें सारी डिटेल रखी, उसमें जो मांगे थी वो भी हमने सामने रखी। सर का जानना यह है कि उसका कोई रिप्लाई आया, तो उसका रिप्लाई ये है, सर हमने आरटीआई लगाई और पूछा कि हमने ये ज्ञापन दिया था, इस पे क्या कार्रवाई हुई? तो राष्ट्रपति भवन से रिप्लाई है, आपका कोई ज्ञापन हमें नहीं मिला, जबकि ज्ञापन पे ठप्पा लगा हुआ राष्ट्रपति कार्यालय का हमारे पास रखा है। आप समझ रहे हैं? राष्ट्रपति कार्यालय से ये आरटीआई में इंफॉर्मेशन। मैं इसीलिए बड़ी कड़वी बात बोलता हूं कि राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन अफसोस गुलाम है। और गुलाम मतलब है जबकि उसका अपना समाज उसको गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, किसी पे भरोसा करके मत चलिए। मर चुके हैं सब लोग। ये सिर्फ आप अपने आप को ध्यान रखिए कि क्या करना है।
सारा बता दें, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अब मैं जो साथी है, जो सबसे पहले मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, वो साथी हैदराबाद से आए हैं। हम सब आभारी हैं उनके, जो हैदराबाद से चलकर हमारे बीच में यहां आए हैं। वो 3 साथी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में कितनी पीड़ा, कितनी दर्द है, वहां से चलकर आए हैं, जबकि दिल्ली के लोग यहां तक नहीं आए हैं। आप समझ रहे? तो मैं चाहूंगा, लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, सब जानते हैं। दलित लोग, मुस्लिम लोग, पिछड़े हुए लोग कितने परेशान हैं। मैं एलजेपी का जो है अध्यक्ष था हैदराबाद का, एलजेपी रामविलास पासवान साहब का, चिराग पासवान साहब का जो हाल हुआ सब जानते हैं। उनको कैसा कैसा तोड़ा गया, कल उनका बंगला भी खाली करा दिया गया। बस यही एक दर्द लेके जो है साहब का बहुत ही जो है करीब से मैं साहब को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। अब साहब जो है एक अच्छा प्लान लेके चल रहे हैं, इसमें साहब को जो है सब सपोर्ट करना चाहिए सारे देश से। और साहब का जो दर्द है मैं समझ रहा हूँ। साहब यूट्यूब पे जो है कई स्पीचेस आए साहब के, सभी सुने होंगे, देशवासी हर स्टेट के लोग सुने होंगे, लेकिन कोई इतनी दूर आने का कष्ट नहीं करे। बड़े अफसोस की बात है, साहब का अपना जाति काम तो है नहीं, मगर जो है आएंगे साहब। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ऐसा ही होता है। बाबा साहब जितना अकेले निकल के कष्ट करे, कांशीराम साहब जब निकले तो उनके साथ भी यही हुआ, सभी के साथ ऐसा ही होता है। साहब भी अब एक अच्छा कदम उठाए, आगे चल के बहुत सफलताएं मिलेंगी हम सबको। साहब के साथ हर उस चीज से, माल से, अपने जो टाइम से अपन साथ देना चाहिए। सुझाव दीजिए, साथ देना चाहिए, सुझाव दे रहा हूँ, साथ देना चाहिए साहब का। अब हर स्टेट पे जाएंगी, बात फैलेंगी और आगे आगे, और यूट्यूब चैनल से जो है साहब की और मैसेज को आगे बढ़ाया जाएगा। जनवरी 2022 का जो है यह भारत न्यूज पे है। मेरा सवाल इस दुनिया से है कि पानी कैसे साफ होगा। मैं समझा कि जो है मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं थी दोस्तों। मैं सोचा कि कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो हमारा एक लड़का इंटर में पढ़ता है, हमें उसको कोई जानकारी थी, तो हम जो है उसके माध्यम से जानकारी थे, तो उसको हम जो है यूट्यूब पे चढ़ा दिए, फेसबुक पे चढ़ा दिए, और जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। अरे हम तो ये कहते हैं कि यह देश नहीं, दुनिया सो गई है, जागना है, जागिए आप लोग। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुझाव आप देखते रहना, आपकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें आएंगी। मैंने जिंदगी में तकरीबन 200-250 आंदोलनों में तो भाग लिया है, अब तक की, लेकिन जो असली बात है हम कहीं ना कहीं उससे भटक जाते हैं। इसलिए मुझे बार बार घुमा फिरा के कहना पड़ रहा है, वहीं पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मंडी होती ना जिसमें अनाज तुलता, अनाज मंडी। उस अनाज मंडी में पहले तुलता था, ऐसे तराजू होती थी, मेरे दादाजी तोलते थे जब खेलते खलियान से अनाज आता था, ताए वगैरह चल के उसको पूरा निकाल लिया जाता था और फिर तोला जाता था अनाज, और फिर तोल के गठरिया बांधी जाती थी एक मन की, जो जितनी ले जा सके। तो तराजू से तोलते थे और जोड़ने वाले का हाथ बड़ा था, तो दादाजी हमारे तोलते थे। ऐसे ही मंडी में अनाज तुल रहा था। वो 56 गिनती तक पहुंच गया, यानी 56 धड़ी जब तक तोल चुका था। 56 धड़ी, ध्यान है, 56 धड़ी, 56 धड़ी अनाज तोल चुका था। इसी बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो वो भी वहां खड़ा हो गया झगड़े में, और वो झगड़े में थप्पड़ मारता जी, मार उसमें 56। अरे पकड़ कहां को जा रहा है? 56। अरे देखिए ये भी आ रहा है, ये 56। मतलब वो सारे काम कर रहा था, लेकिन वो गिनती नहीं, खुला 56 नहीं तो फिर 56 फिर तोड़ने पड़ जाता है उसे। इसलिए जो केंद्र है उसको ध्यान रखना है, और वो केंद्र है सुझाव। इस आंदोलन के लिए सुझाव दीजिए। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय मेरा वैसे
वकील साहब ने दिया। मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र हूँ, लखनऊ में रहने वाला हूँ और मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, किसान की फैमिली से, जहाँ पर शाम को रोज नमक रोटी खाई जाती थी और वहाँ से मैं फौज में भर्ती हुआ, ग्रुप कैप्टन रहा। वहाँ पर मैंने लड़ाई लड़ी। तो जहाँ तक ईवीएम के खिलाफ लड़ाई की बात है, सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। लड़ाई कैसे लड़नी, सवाल ये है। शुरुआत कहाँ से होनी है, वो वकील साहब ने कर दी है। अब इस शुरुआत को हमें आगे बढ़ाना है, जिससे कि एक विकराल रूप, एक विकराल आंदोलन का रूप ले। मेरे सजेशन 3 हैं। एक तो ये है कि पूरे भारतवर्ष में इसके लिए जन जागृति का प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे कि बहुत सारे लोग हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। यहाँ बहुत सारी स्टेट से लोग आए होंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने अपने स्टेट में, अपने अपने क्षेत्र में एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें इस आंदोलन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। नंबर 1। नंबर 2, जुझारू इंसान है तो कानूनी रूप से लड़ाई इन्होंने शुरू की, लेकिन हमें इनके हाथ मजबूत करने चाहिए। वो इस तरीके से, वैसे तो वकील साहब ने पूरा भरोसा दिया है कि अदालतें हमारी नहीं सुनेंगी, लेकिन नहीं सुनेंगी फिर भी शोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले आदमी को भी आप शोर करेंगे तो सुनाई पड़ता है, इशारों से सुनाई पड़ता है। तो हम अदालतों को इतने रिट पिटीशन से फ्लड करते हैं कि उनको जबरदस्ती और मजबूरी में सुनवाई करनी पड़े। नंबर 2 सजेशन ये है कि कानूनी रूप से लड़ाई में हम इनके हाथ मजबूत करें। लॉट ऑफ रिट पिटीशंस, जगह जगह से पिटीशंस के फॉर्म तो चलेगा ही, इसके साथ साथ कानूनी रूप से हम रिट पिटीशंस दायर करें, वो वकील लोग सलाह देंगे कैसे करना है। तीसरा, ईवीएम की एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इसमें 164 कैंडिडेट से ज्यादा का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। मैं करेक्ट सर? अब ज्यादा 164 से अब ज्यादा हो गया, तो नया वर्जन आ गया, उसमें ज्यादा हो गया। कितना हो गया? जो नया वर्जन आया है उसमें 350 से ज्यादा कैंडिडेट एक बार में ही उस मशीन में फीड किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज, क्योंकि आप टेक्निकल व्यक्ति हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये जो है इस मशीन को किसी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन जो कैंडिडेट्स के नाम उसमें अपलोड किए जाते हैं वो कंप्यूटर से माध्यम से किए जाते हैं, कंप्यूटर उसमें जोड़ना पड़ता, देन होते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन हर कदम पर केवल और केवल झूठ बोल रहा है। हमारे पास सारी, इसकी आप किसकी चिंता ना करें, सब टेक्निकल चीजें, सब लीगल चीजें हमारे पास है। मैंने कहा घुटनों पर, तो आप देखना जैसे मोदी किसानों के सामने घुटनों पर आया था, इलेक्शन कमीशन भी आपके सामने घुटनों पर आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। तो अगर जो हम हर सीट पर अगर जो 350 से ज्यादा कैंडिडेट्स के पर्चे भरवाए, पर्चा भरने में मेरे ख्याल से कोई लिमिटेशन नहीं है अभी तक। अगर जो 164 हो तो 164 के पार, और जो भी लोग, क्योंकि हमें ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ईवीएम को अगर जो मात देना है तो टेक्निकल प्रॉब्लम से हमें निजात पानी होगी। जहां तक कि ईवीएम में छेड़छाड़ की बात है वो हमेशा हो सकती है। कोई भी मशीन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे काम करती है उसको कभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है, यह हमें मान के चलना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे लूपहोल्स पता करने पड़ेंगे, जैसे 350 बढ़ा दिया, तो मालूम था कि अगली बार हो सकता है कि हर सीट पर 200 से ज्यादा हो जाए। तो ये मेरे 3 सजेशंस हैं, इनको हम जरा, नंबर 1 अवेयरनेस प्रोग्राम, नंबर 2 फ्लडिंग ऑफ हायर कोर्ट्स विद पिटीशंस अगेंस्ट ईवीएम। पहला और सबसे बड़ा बात, खुशी की बात यह है कि ईवीएम मैनेजमेंट की नौबत तब आती है जब आपके पास जनता नहीं है। इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि उनके बीजेपी के साथ जनता नहीं है, हमारे पास ज्यादा है, उन जनता को जगाना है। दूसरी बात, हमें कुछ ऐसे सबूत जो यूपी चुनाव के दौरान मिले, जैसे कि कुछ पेपर सड़क पर फेंके मिले, कुछ ईवीएम बनारस में रोड पे पाई गई, तो कुछ ऐसे सबूत जमा करना है जिसको कोई काट नहीं सके,
जिसको हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके, ऐसे सबूत हमको जमा करने हैं। जैसे कुछ बैलेट पेपर फेंके हुए रोड पे आए, पर्ची नजर आई, या बैलेट पेपर रोड पे मिले हैं, कूड़ेदान में मिले हैं, इसकी वीडियो जो कि 100% प्रत्यक्ष चुनाव हो, पहला बात। दूसरा बात, अभी कुछ दिन पहले ही, परसों की बात है, कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष ने ऑफिशियली ECIL और BEL से पूछा है कि कितने इलेक्शन सप्लाई किए गए हैं मशीन। उन्होंने बोला है कि 20 लाख मशीन कम है। तो इस मुद्दे को, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने पूछा है, इसलिए ये गवर्नमेंट मैटर है और इसको हमें आगे लाना है कि 19 से 20 लाख मशीन कहाँ गए। उसके बाद एक सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान तो हो ही, उससे पहले एक टोल फ्री नंबर हम लोग को इशू कर रहा है, जिसमें वो वोट ये कॉल करके मिस कॉल दे सके कि हाँ हम ईवीएम के साथ हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस का कम से कम 1 लाख आदमी के साथ घेराव करने की आवश्यकता है। ये इसका जवाब राष्ट्रपति होगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान है वो जनता के लिए है। ये चुनाव किसके लिए? जनता के लिए। अगर सारी जनता बोल दे कि हमें इस पे नहीं चाहिए, कानून नियम बन जाएगा। अगर कानून नहीं है तो इमीडिएट बनेगा। इसलिए इलेक्शन ऑफिस को हम लोगों को कम से कम 1 से 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली में घेराव करना है। क्या होगा? लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगा, गोली चलेगी, चलने दीजिए। लेकिन उनको बताना है कि हम सजग हो रहे हैं। और जब हम 50,000 से 1 लाख लोगों के साथ घेराव करेंगे, जनता बहुत तेजी से, यूपी में ही बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे और ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन पहले काम पर मेरा ये सुझाव रहेगा कि कम से कम इलेक्शन ऑफिस का घेराव जल्द से जल्द किया जाए, 2 महीने के अंदर में कम से कम 1 लाख लोग के साथ। क्योंकि आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर किसी की वोट करती है, ये इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। उसको उसमें बांधना पड़ेगा, कानूनी रूप से उसकी नकेल कसनी पड़ेगी। तो जहां जहां भी वोट करती है हमको ये फॉर्म भेजें। कहीं किसी को नहीं मिलता है तो हमें बताएं, हम उसके माध्यम से, PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पे उसको भेजेंगे आप सबको, साथियों, जितनी भी ये जितनी कमियां हैं, जितनी बात आपको लोगों को समझानी है, ये हम बाकायदा बना के छपवा के और सब लोगों के मोबाइल पर भेजेंगे, जिनके भी व्हाट्सएप नंबर हमारे पास हैं उस पर भेजेंगे, डालेंगे। क्योंकि इसको छपवाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि जो पर्चे आपके सामने छपे हैं, 3 तरह के पर्चे छपे हैं। इन पर्चों की कॉस्ट 52,000 है। जो छापे हैं जिन्होंने, वो भी यहीं बैठे हैं, इनकी कॉस्ट 52,000, बाकी और चीजें छोड़ दीजिए। तो हम क्या काम करेंगे? अगर लोग साथ देंगे, आर्थिक रूप से सहयोग देंगे तो वो भी करवा देंगे, अन्यथा हम बाकायदा इसको प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करवा के उसकी PDF फाइल बनाएंगे और वो PDF फाइल लोगों को भेजेंगे, उसमें पढ़ें ताकि उनको सारी जानकारी मिल जाए कि लोगों को समझाना क्या है, क्या क्या कमियां हैं इसमें, कौन इसके कानूनी और सारे पहलू, वो हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा साथियों, हम लोगों को जो काम करना है, टीम बनाते चलना है, सिग्नेचर कैंपेन को सफल बनाना है, कटी हुई वोटों को उनका सारा रिकॉर्ड लेना है और इसके अलावा गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर टीम तैयार करनी है। आप कहेंगे मुझे कोई आएगा पूछने, कोई आपको पूछने नहीं है। आप अपने आप में जहां भी हैं, अगर गांव से ही कर सकते तो आप गांव में आप ही सर्वे सर्वा हैं, बनाइए टीम। अगर आप ब्लॉक लेवल पर बना सकते हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, बनाइए टीम। आप अगर तहसील विधानसभा लेवल पर बना सकते हैं, बनाइए टीम, किसी ने आपको रोका नहीं। मैंने बता दिया, जो भी होंगे मनोवादी मानसिकता के, RSS के लोग और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, सब समझे आप इस बात। बाकी लोग बनाए टीम और फिर उस टीम के साथ हम लोग लगातार कांटेक्ट में रह के उनको जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हम कोशिश करेंगे जिले वाइज और राज्य वाइज हम लोग मीटिंग करें ताकि लोगों को बता सकें। मैं इस महीने बॉम्बे जा रहा हूं, वहां मुझे बाबा साहब के जन्मदिन पर इनवाइट किया है। बॉम्बे से बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने उन कार्यक्रम करने वालों से अनुमति ले ली है, तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको सबको वहीं बुलाऊंगा, वहीं उनको जिम्मेदारी दे के आऊंगा मैं, आपको कैसे काम करना है, टीम बनाना। इसी तरह से लगातार हम काम करें। तो आपको किसी को ये शक नहीं होना चाहिए
और साथ में जो भी साथी हैं, हर साथी का मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। ग्रुप बनाई है गांव लेवल पर, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर आप बनाइए ग्रुप। और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम ऐप जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। आज की तारीख में सबसे फास्टेस्ट जो मीडिया है वो वही है टेलीग्राम। उसको इस्तेमाल कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से, और उसके बाद में उसमें ग्रुप बनाइए अपने। तो ब्लॉक लेवल पर, उसके नीचे गांव हो गया, फिर तहसील लेवल, विधानसभा, और फिर जिले लेवल पर जिले के जितने भी साथी हैं, हर साथी को बताइए, समझाइए। अगर ईवीएम रही तो बीजेपी को आप नहीं हटा सकते, और बीजेपी रहेगी तो ना तो रोजगार बचेगा, ना शिक्षा बचेगी, ना अस्पताल, डॉक्टर और दवाई बचेगी। कल ही 800 दवाइयों के दाम महंगे हो गए हैं, एंटीबायोटिक भी जिनमें शामिल है, और सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम लगातार, आप इस चीज को समझ लें। कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में जाएगा। हर जमीन जो सरकारी है वो बेची जा रही है, जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं। आने वाले समय में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपना अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ काम कर सको। सिर्फ और सिर्फ मजदूरी और गुलामी करने के लिए ही आप रह जाएंगे। ये बात लोगों को समझाइए। बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इनको हटाना उससे पहले जरूरी है। तो टारगेट 26 नवंबर, लेकिन पहला टारगेट 2 महीने का, मतलब जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो 7 मई 2022 तक आप नोट करें, सारे साथी आप नोट करें। 7 मई 2022 हमें ये दोनों काम अपने कंप्लीट कर देने हैं। सिग्नेचर कैंपेन, और जिनकी वोटें कटी, वोटें केवल यूपी में कटी, उनकी वोटें सारा सबूत इकट्ठा हो जाए, और टीम जितनी भी बन सकती है बन जाए 7 मई तक। इसको हम समीक्षा बैठक जिसे कहते हैं, वो समीक्षा बैठक जो हम करेंगे, पहली समीक्षा बैठक 1 महीने बाद 7 मई को करेंगे। कहां करेंगे? सूचना देंगे। अभी 1 महीने तक काम करना है। हम वो समीक्षा बैठक जो पहली करेंगे 7 मई को करेंगे। अब अप्रैल चल रहा है, 2 अप्रैल है, 7 मई को 1 महीने बाद। उसके फिर दूसरे 1 महीने बाद 5 जून को फिर एक समीक्षा बैठक हम लोग करेंगे, ताकि हमें यह पता रहे कौन साथी हमारा ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन कितना काम कर चुका है, और जो बकाया काम रह गया है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि वो समय पर पूरा हो जाए। ठीक है साथियों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को बताएं साथी, कोई दिक्कत महसूस हो रही है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, किसान आंदोलन जब दिल्ली में आया उससे पहले 3 महीने वो किसान आंदोलन पंजाब में चला, बहुत मजबूती के साथ। और जब उन्हें पता लग गया कि अब हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते, दिल्ली घेर सकते, तभी वो वहां से निकल कर आए, और तब उन्होंने दिल्ली को घेरा और उसमें जीत हुई। और 3 आंदोलन आपको बताता हूं, 2 तो बताइए, मेरे राज 2 ही रह गए हैं। बता दिया आपको कपिल साहब। एक सीए एनआरसी का आंदोलन, सीए एनआरसी के आंदोलन में सरकार ने खूब कोशिश कर ली, कानून पास भी कर लिए, लेकिन सरकार में अभी तक हिम्मत नहीं है कि उन कानूनों को लागू कर दे। तो सीए एनआरसी का आंदोलन सफल आंदोलन था, और मैं क्योंकि उस आंदोलन में शामिल रहा, मैं इसी भाषा में बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, सरकार के गुर्दे में अगर दम है तो कानून लागू करके बता, हम बताएंगे कैसे आंदोलन होता है, कैसे उसका विरोध होता है। लागू नहीं कर सके आज तक। कृषि कानून के विषय में 9 मार्च को उत्तराखंड में रुद्रपुर में मैंने कहा था कि वापिस लेने पड़ेंगे। वापिस लिए, ऐसा नहीं कि अजय है, अमर है, ये सब घुड़की दिखाते, बंदर घुड़की, जो घुड़की में आ गया खत्म हो गया, जो घुड़की का सामना कर गया वही भाग जाते हैं अपने आप। इतनी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। तो हमें पूरा विश्वास हर किसी को होना चाहिए, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर इसको लड़ेंगे और जीतेंगे।
उसके लिए काम करना। तो इसलिए दो समीक्षा जो मीटिंग होंगी वो होंगी, उसके बाद ये आंदोलन कैसे चलेगा, ज्ञापन देना है तो कहां, धरना देना है तो कहां, किस किस से बात करनी है, किस किस को साथ में लाना है, ये सारी चीजें एक एक करके नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।